आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल की चर्चा करेंगे जो वैसे तो सुनने में बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है और बड़े लोगों के लिए तो ये बेवकूफी भरा सवाल है, लेकिन हो ना हो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस सवाल ने आपको बचपन में बहुत परेशान किया होगा। हमारा बचपन रोचकता, क्यूरियोसिटी और कुछ बेवकूफी भरे सवालों से भरा रहता था। तब हमें हर चीज जानने की इच्छा रहती थी। जाहिर है उस समय हम ज्यादा समझदार नहीं होते और इसी वजह से हम दुनिया को उसी नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, और इसमें शर्म करने वाली भी कोई बात नहीं है। ये हम सबके साथ होता है, मेरे भी साथ ऐसा हुआ है। बचपन में जब मैं किताबों में सोलर सिस्टम की फोटो देखता था तो उसमें हमें समझाने के लिए ग्रहों के ऑर्बिट्स भी बना दिए जाते थे। मुझे लगता था कि स्पेस में सचमुच ऐसे ही लाइंस खिंची हैं और सभी ग्रह इसी लाइन में सन के अराउंड रिवॉल्व यानी कि घूमते हैं। आज मैं अच्छे से जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है और बड़ी क्लासों में इन ग्रहों के मोशन को समझने के लिए हमें न जाने कितने फॉर्मूले भी याद करने पड़े होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बचपन की इन परिकल्पनाओं का यही कारण है कि हम पूरी दुनिया और यहाँ तक कि ब्रह्मांड को भी उसी नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं जिस तरह हम रह रहे हैं। ऐसे एक नहीं, बचपन में मेरे मन में न जाने कितने बेवकूफी भरे सवाल आए थे। चांद हर वक्त हमारा पीछा क्यों करता है? अगर हम चांद की तरफ बंदूक चलाएंगे तो क्या उसमें छेद हो जाएगा? बारिश के समय जब बिजली चमकती है तो क्या भगवान ये देखते हैं कि बारिश कहाँ हुई और कहाँ नहीं? पुराने समय में हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट क्यों थी? अगर पहले जमाने के बंदर धीरे धीरे इंसान बन गए तो आज के बंदर इंसान कब बनेंगे? ऐसे एक नहीं बल्कि अनगिनत सवाल हैं और मैं दावे से कह सकता हूँ कि दुनिया के किसी भी इंसान के पास इन सभी सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। अब आप एक छोटे बच्चे को क्या बताएंगे कि उसके मम्मी पापा ने उसे अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? आज हम इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब अच्छे से जानते भी हैं और समझते भी हैं। धीरे धीरे समय के साथ हमारा दिमाग ये समझ जाता है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो वो एक बड़े से समुद्र की छोटी सी बूंद के बराबर है। एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ, हम ब्रह्मांड और उसके नियमों को अब धीरे धीरे समझने और महसूस भी करने लगे हैं। अगर आप आज भी साइंस से जुड़े हुए हैं तो आपको ब्लैक होल्स, थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ मोशन, पार्टिकल फिजिक्स, साइकोलॉजी, जनरल थ्योरी और ऐसी कई कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में पता होगा। बचपन के इन्हीं रोचक सवालों में से एक है कि अगर पृथ्वी गोल है तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते, और जो लोग पृथ्वी के नीचे रहते हैं वो सीधे कैसे खड़े रहते हैं? उन्हें तो नीचे गिर जाना चाहिए। जब आपने बचपन में ये सवाल किसी बड़े से पूछा होगा तो शायद उन्होंने इसका जवाब ग्रेविटी बताया होगा, और यही इसका सही जवाब भी है। लेकिन बचपन में ग्रेविटी भी हमारे लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसलिए आज मैं आपको इसे अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सवाल हमारे दिमाग में आया ही क्यों। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं वो आखिरकार वापस लौटकर नीचे गिर ही जाती है, चाहे वो छोटी सी गेंद हो या फिर बहुत बड़ी कोई चीज। जनरली हमारा ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि हर चीज नीचे ही क्यों गिरती है। उस पर कौन इतनी फोर्स लगाता है कि वह अगर बहुत ऊपर भी चली जाए तब भी वापस नीचे ही गिर जाती है, और फिर उस उम्र में कौन फोर्सेस और लॉज ऑफ मोशन समझना चाहेगा। हम बस इस बात को अखंड सत्य की तरह अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि अगर किसी चीज में बेस या सपोर्ट नहीं लगा है तो वह नीचे ही गिरेगी। चीजों के नीचे गिरने का जिम्मेदार हम पृथ्वी को नहीं बल्कि नीचे की दिशा को मानते हैं। हमें लगता है कि चीजें पृथ्वी की ओर नहीं बल्कि नीचे की तरफ गिरती हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि चाहे चीजें पृथ्वी की ओर गिरें या फिर नीचे की ओर, दोनों एक ही तो बात है। पर नहीं दोस्तों, छोटे लेवल पर तो इन दोनों बातों का मतलब एक ही है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी स्केल में तुलनाएं करते हैं तो इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतराल आता है। बड़ी स्केल यानी एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में पृथ्वी की तरफ गिरना और नीचे गिरना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे दिमाग में ये सवाल आने का यही कारण है कि हम फोर्सेस की दिशा को नहीं समझ पाते। सबसे पहले हमें बच्चों को ये समझाना होगा और उन्हें विश्वास भी दिलाना होगा कि चीजें हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती हैं। नीचे तो बाकी दिशाओं की तरह ही केवल एक दिशा है और कोई दिशा हम पर फोर्स लगाकर हमें अपनी ओर खींच नहीं सकती। इसलिए सूरज, चांद, तारे और बाकी ग्रह अपनी पोजीशन आराम से बनाए रखते हैं।
क्योंकि उन पर नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही। अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब हर चीज पृथ्वी की ओर गिरती है तो सूरज, चांद और बाकी प्लैनेट्स क्यों नहीं गिरते? दोस्तों, इसका जवाब हम तब समझेंगे जब हमें ये पता होगा कि आखिरकार चीजें पृथ्वी की ओर गिरती ही क्यों हैं। जब हम किसी गेंद को पूरी ताकत लगाकर ऊपर फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसके ऊपर जाने की स्पीड कम हो जाती है और फिर वो गेंद वापस पृथ्वी की ओर गिर जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए इससे भी समझ लेते हैं। एक महान और जाने माने फिजिसिस्ट न्यूटन ने बताया था कि पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी चीज स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और अगर किसी स्पीड से मूव कर रही है तो उसी स्पीड से मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। अब जैसा कि हमने देखा, ऊपर फेंकी जाने वाली गेंद की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही थी और फिर वो वापस नीचे गिरने लगी, तो इससे एक बात तो कन्फर्म हो गई कि उस पर कोई फोर्स लगा रहा है। लेकिन असल सवाल तो ये था कि कौन? हमें तो वहां फोर्स लगाने वाला कोई दिखता ही नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उस गेंद के आसपास कोई था भी नहीं और फिर भी उस पर फोर्स लग गई? असल में इसका जवाब ये है कि किसी भी चीज को बिना छुए भी उस पर फोर्स लगाई जा सकती है। इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा ही होता है दोस्तों। फोर्सेस असल में दो तरह की होती हैं। नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नंबर 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इनमें से कॉन्टैक्ट फोर्सेस उन फोर्सेस को कहते हैं जो किसी चीज को छूकर उनके संपर्क में आकर उन पर लगाई जाती हैं। जैसे जब हम किसी गाड़ी को धक्का देते हैं या फिर किसी चीज को उठाकर कहीं रखते हैं तो असल में हम उस पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे होते हैं। दूसरी तरफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस या फिर फील्ड फोर्सेस उन फोर्सेस को कहा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना भी लगाई जा सकती है। ब्रह्मांड में ऐसी केवल 4 नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 2 वीक न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नंबर 4 ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हम कभी और जानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में शायद आप जानते ही होंगे। अभी के लिए आप केवल इसे मैग्नेटिक फोर्स मान लीजिए। और हम सब ने कभी ना कभी देखा ही होगा कि मैग्नेट यानी कि चुंबक को फोर्स लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में ही लाया जाए। चुंबक कुछ दूरी से भी फोर्स लगा सकता है। बिल्कुल इसी तरह काम करती है हमारी ग्रेविटी। ग्रेविटी को भी फोर्स लगाने के लिए किसी फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं है। वैसे तो ग्रेविटी सबसे कमजोर फोर्स है, लेकिन इसका असर करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर तक भी हो सकता है। यही कारण है कि ग्रेविटी हमारे पूरे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है। ऐसा क्यों और कैसे मुमकिन है, इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्रेविटी की इस ताकत के लिए जिम्मेदार कौन है। ग्रेविटी सीधे सीधे किसी ऑब्जेक्ट के मास पर निर्भर करती है। शायद आपको मास एक काफी कंफ्यूजिंग टर्म लग रहा होगा। कई बार लोग वेट और मास के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए जल्दी से आपको इन दोनों के बीच अंतर समझा देता हूँ। मास का मतलब होता है कि असल में किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर मौजूद है। एक तरह से देखा जाए तो यही आपका असली वजन होता है। मास हर वक्त हर जगह एक ही रहता है। किसी दूसरे ग्रह या फिर अंतरिक्ष में भी जाने पर आपके मास में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वेट एक फोर्स है। दरअसल पृथ्वी जिस ताकत से आपको अपनी ओर खींचती है वही आपका वेट होता है। अब क्योंकि वेट पृथ्वी के खींचने की ताकत पर निर्भर रहता है, तो यदि आप किसी और ग्रह पर जाते हैं तो आपका वेट बदल जाएगा और अंतरिक्ष में तो ये 0 हो जाता है, क्योंकि वहां पर आप पर कोई फोर्स नहीं लगती। वेट और मास एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। इनका फॉर्मूला होता है वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। पृथ्वी पर ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, तो इस फॉर्मूले से अगर आपको अपना वजन पता हो तो आप अपना मास भी निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हर चीज जिसके पास मास है, जो लगभग हर चीज में होता है, वह ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है। इसका मतलब खुद आप और आप जिस भी डिवाइस में ये वीडियो देख रहे हैं, आप दोनों के बीच भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच यह कितनी लगती है, उसे हम F इक्वल टू G/m/r² से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें G एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू 6.674 इंटू 10⁻⁻11 होती है। M यानी कि कैपिटल M और M
यानी कि स्मॉल m उन दोनों वस्तुओं का मास होता है और r उनके बीच की दूरी। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी और आपके डिवाइस के बीच कितनी कम ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। लेकिन पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं है। पूरी पृथ्वी का मास हमसे और आपसे करोड़ों गुना ज्यादा है और इसलिए वह हम पर एक बड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है। पूरी पृथ्वी का मास लगभग 6 × 10⁻24 kg है और इसके सेंटर से सतह तक की दूरी जिसे हम r के रूप में लेंगे वह 6400 किलोमीटर है। अब आप चाहें तो अपनी और पृथ्वी के बीच लग रहे ग्रेविटेशनल फोर्स को निकाल सकते हैं। अब क्योंकि यह फोर्स हम पर हर वक्त लगता रहता है, इसलिए हम जब भी किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वह कुछ देर बाद वापस नीचे गिर ही जाती है। पूरी पृथ्वी द्वारा लगाई गई फोर्स बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इससे बचने का भी एक रास्ता है। अगर हम किसी चीज को लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकें तो वह पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर निकल जाएगी, यानी कि वह अंतरिक्ष में चली जाएगी। लेकिन आप देख ही सकते हैं कि यह रफ्तार कितनी ज्यादा है और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि दुनिया का कोई भी बल्लेबाज किसी गेंद को इस रफ्तार से नहीं मार सकता। इसी तरह हमारे सूरज का मास भी पृथ्वी से लाखों गुना ज्यादा है और वो भी पृथ्वी को बिल्कुल उसी तरह खींचता है जिस तरह पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींचती है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर ऐसा है तो पृथ्वी और बाकी ग्रह सूरज में गिरते क्यों नहीं? इसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है जो इसे बाहर की ओर ढकेलता है। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बैलेंस में बने रहते हैं तो पृथ्वी भी आराम से सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। बिल्कुल यही पृथ्वी और चांद के केस में भी होता है। शायद अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों पृथ्वी के गोल होने के बावजूद भी कोई चीज नीचे नहीं गिरती। नीचे की दिशा केवल तभी तक मान्य है जब तक हम पृथ्वी पर हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में जाते ही ऊपर नीचे दाएं बाएं रात दिन जैसा कुछ भी नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपको अब आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखना ना भूलें। उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।